हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी सारी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों द्वारा होता है। साबुन, अपमार्जन के सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेकों समान रासायनिक पदार्थ ही हैं। भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपग्रह, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है तथा रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। हम अस्वस्थ होने पर औषधि का प्रयोग करते हैं, वो भी रसायन ही है। अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक आदि भी रसायनों का ही मिश्रण है। अतः सत्य है कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अम्ल, क्षार और लवण भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल व क्षार के कारण होता है। प्रकृति में अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों ही व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एडिस यानी खट्टा से बना है। यह सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि के रूप में पाया जाता है। अम्ल का प्रारंभिक गुण है कि यह नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। उसके बाद क्षार, यह स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये स्पर्श में साबुन का व्यवहार दिखाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल साइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं तथा जल में विलीय होते हैं। अम्ल और क्षार जल में विलीय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तरणु कहलाते हैं, और यदि इनमें जल की मात्रा अम्ल या क्षार की मात्रा में अधिक होती है तो इनको सांद्र कहलाते हैं। लवण अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा लवण और जल बनते हैं। अम्ल व क्षार, लवण, जल HCl, NaOH, NaCl से और H2 यह क्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं एवं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। उसके बाद देखिए यह अभिक्रिया दर्शाइए। HCl है, NH4OH के साथ क्रिया करवाएं तो क्या अम्लीय लवण बन रहा है। जैसे एसिटिक अम्ल NaOH के साथ तो क्षारीय लवण बन रहा है। लवणों के उच्च गलनांक व कंपनांक होते हैं। ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे Na2CO3.10H2O, यह सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 अणु जल के क्रिस्टलन जल के रूप में है। इनके अन्य उदाहरण कौन से हैं? जिप्सम है और फिटकरी है। देखिए जिप्सम और फिटकरी का सूत्र। उसके बाद इसकी परिभाषा। अनेक रसायनज्ञों ने अम्ल व क्षार की अन्य परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे आर्नियस संकल्पना, आर्नियस थ्योरी। अम्ल व क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में आर्नियस ने इस प्रकार दी
जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, अम्ल के उदाहरण है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस में लिया है तो H+ और Cl आयन बना है। वैसे ही नाइट्रिक अम्ल में तो H+ NO3 Ca क्षार है, ये अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये H+ और SO4 - 2 में। देखिए एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल तो इनका आयनन क्या होते हैं। ये सभी अम्ल है क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यहाँ मुक्त प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन H+ अत्यधिक क्रियाशील होता है, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। जैसे H+ H2 है तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। कुछ जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जैसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अवियोजित अवस्था में भी कुछ मात्रा में रहते हैं, उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनेट H2CO3। उसके बाद क्षार के उदाहरण देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो ये सभी क्षार है क्योंकि जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे KOH, NaOH आदि। और जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4, OH, MgOH2 आदि। आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H+ व OH- आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं और यह अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है। H+ OH तो H2O बन गया। आर्यनीय इसकी संकल्पना उन अम्ल व क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिनमें क्रमशः H+ व OH- आयन देते हैं, परंतु इससे हाइड्रोजन विहीन अम्लों तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता है। तब एक नई संकल्पना दी गई, अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना। अम्लों व क्षारों की यह परिभाषा डेनिश रसायनज्ञ जोहान्स ब्रोंस्टेड 1874 से 1936 तथा अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस AM लोरी 1874 से 1936 ने दी। ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यहाँ उन्होंने संयुग्मी व संयुग्मी क्षारक की अवधारणा दी है। जैसे अम्ल है ये क्षारक है तो संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल। इसमें संयुग्मी देखिए कम संयुग्मी क्षार तथा को क्षारक कहा जाता है। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं, जैसे ये प्रोटॉन, ये अभिक्रिया आपके पास है तो ये H2NH3 है तो ये प्रोटॉन ले रहा है और ये प्रोटॉन देता है और ये प्रोटॉन लेता है। ये देखिए तो यहाँ जल प्रोटॉन दाता है, अतः अम्ल है वह यह प्रोटॉन देकर संगत क्षार OH- जिसे कि सहयुग्मी क्षार कहते हैं में बदल जाता है। और अमोनिया NH3 प्रोटॉन ग्राही है अतः क्षार है और यह प्रोटॉन ग्रह के संगत अम्ल NH4 अमोनियम आयन जिसे संयुग्मी अम्ल भी कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है और इन को क्या कहते हैं, इनको सहयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। ये केवल एक प्रोटॉन या H+ आयन की उपस्थिति में अंतर के कारण ही बनते हैं। एक अन्य उदाहरण फिर ये देखिए, HCl H2 है तो प्रोटॉन ये तो देता है और ये प्रोटॉन लेता है। ये संकल्पना अप्रोटिक अम्लों क्षारों
CO2, SO2, BF3 आदि के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करती है। अतः इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल क्षार की नई संकल्पना दी गई। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। सन 1923 में लुईस ने नई संकल्पना दी। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अर्थात युग्मग्राही अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं। जैसे ये अम्ल है और ये क्षार है तो ये बनेगा। इसके अनुसार लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं तथा दुर्बल अम्ल लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यौगिक बना लेते हैं। यहाँ दोनों परस्पर उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे और इन्हें लुईस कहा जाएगा। साधारणतः धनायन या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे BF3, Cl3, Mg+2, Na+ आदि। इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म में रखने वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं जिन्हें हम लुईस क्षार कहते हैं। जैसे H2O, NH3OH- Cl आदि। इस प्रकार अम्ल व क्षार केवल H+ या OH- युक्त पदार्थ ही नहीं होते हैं। इन संकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या भी की जा सकती है। उसके बाद आते हैं सामान्य गुण। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे अम्ल और धातु क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस। तो H2SO4 जिंक का धातु है, लवण बना ZnSO4 H2 गैस निकली। ये देखिए चित्र आपको धातु की अम्ल क्रिया। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं। जिंक धातु की क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया से भी लवण व हाइड्रोजन गैस ही बनती है। जैसे 2 सोडियम NaOH ले लिया, जिंक ले लिया तो सोडियम क्या बना? जिंकेट बना, हाइड्रोजन गैस निकली है। परंतु सभी धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया में H2 गैस नहीं बनती है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल दे रहे हैं। जैसे अभिक्रिया ये रही CO2HCl CuCl2 + H2O। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, अतः ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार बनाते हैं लवण और जल। ये अभिक्रिया आपके सामने है। सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है। सभी अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे अम्ल क्षार की क्रिया लवण और जल के साथ करते तो ये अभिक्रिया देखिए। उसके बाद है उपयोग। दैनिक जीवन में अम्ल व क्षार लवण के व्यापक उपयोग हैं। H2SO4 HCl HNO3 को खनिज अम्ल भी कहा जाता है, जबकि पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। खनिज अम्ल विभिन्न उद्योग धंधों जैसे औषधि, पेंट, उर्वरक में काम आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में, सिंक व सैनिटरी को साफ करने के विशेष रूप में काम आता है। नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में काम आता है। एक भाग NaCl व 3 भाग HCl को मिलाने पर अम्लराज बनता है, एक्वा रिजिया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है।
यह सोने जैसे धातु को भी विलय कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सेल, कार, बैटरी तथा उद्योगों में काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत में मापा जाता है। इसके अलावा अन्य कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल भी सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित करने में, लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आते हैं। क्षारों का भी उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से होता है। साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। CaOH का ऑल्टोएच सफेदी और चूना तथा कीटनाशक का एक घटक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ऑल्टोएच को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह एंटासिड पेट की अम्लता और पेट की कब्ज दूर करने में उपयोग में लिया जाता है। दैनिक जीवन में लवणों के भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, जो कि संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में उपयोग लिया जाता है। धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड के उपयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 फोटोग्राफी में अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का थ्राइज चॉइस H2O को जल के शोधन में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अनेक लवण हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं pH स्केल। जैसे तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग करते हैं। यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यहाँ P एक जर्मन शब्द पुरुषांश पोटेंज अर्थात शक्ति का सूचक है तथा H हाइड्रोजन आयनों का। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल बनाई तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को pH कहा गया, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम लघुगणक pH कहलाता है, जो इसका सूत्र है pH बराबर -log 10 H+। चूंकि विलयन में मुक्त H+ आयन नहीं होते हैं, यह जलयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अतः pH का मान निम्न होगा तो pH -log 10 H3O+। H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, pH का मान भी उतना कम होगा। और उदासीन विलयन में pH का मान 7 होता है। उदासीन जल के लिए H+ तथा OH आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल/लीटर होती है। अतः इसकी pH होगी, वो इसका pH का सूत्र क्या होगा तो इसमें रखेंगे तो 7 log 10 ये होगा, तो इसकी pH कितनी होगी, 7 हो गई। तो pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, 7 है तो विलयन उदासीन, pH 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। ये इसका सूत्र है, देखिए अम्लीय, उदासीन, क्षारीय pH स्केल। उसके बाद अम्ल व क्षारों की सामर्थ्य विलयन में उपस्थित H+ तथा OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल आयनों अधिक सांद्रता प्रबल क्षारों को दर्शाती है। कुछ प्रमुख विलयनों की pH परास है, तो ये देखिए ये परास है। अम्लीय है 7, क्षारीय 14, तो अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ है, और ये शुद्ध है क्षारीय वाले। तो इसमें क्या है, HCl जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा। NaOH रक्त, साबुन का पानी, सोडा युक्त पीतल पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद आता है दैनिक जीवन में
पी एच का महत्व है। अम्लता क्षारकता की जानकारी होने पर हम दैनिक जीवन की कई समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं, जैसे कि उदर में अम्लता व इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। इस समय हमारे उदर में जठर रसायन में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटी एसिड या तथा दुर्बल क्षारकों जैसे MgOs कोल्डोज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। उसके बाद आता है दंत क्षय। मुख की pH साधारणतः 6.5 के करीब होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन के से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख की pH कम कर देते हैं। pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, ताकि दंत क्षय पर नियंत्रण पाया जा सके। कीटों का डंक। मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो, यह डंक में अम्ल स्रावित करते हैं, जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है। इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है। यदि उसी समय क्षारकीय लवणों जैसे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए, जो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा। उसके बाद है अम्ल वर्षा। वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी pH कम होने लगी है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। इस प्रकार इससे फसल जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद है मृदा की pH। मृदा की pH का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जाता है, जिससे कि अच्छी फसल की प्राप्ति हो सके। उसके बाद है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक यूजफुल। इसमें आता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसे साधारण नमक कहते हैं। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है तथा इसकी pH 7 होती है। pH 7 होने के कारण उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड व्यावहारिक तौर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। इस प्रकार बना हुआ नमक कई अशुद्धियों तथा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से युक्त होता है। इसे शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार यहाँ शुद्ध नमक NaCl अवक्षेपित हो जाता है। शुद्ध अवक्षेपित NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद गुण। यह श्वेत पदार्थ है। इसका गलनांक उच्च 1081 किलो होता है। केल्विन होता है, किलो नहीं होता, केल्विन होता है। जल में के अत्यधिक विलय है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। इसका उपयोग साधारणतः नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। खाद्य परीक्षण में प्रयोग करते हैं। हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है। NaOH, Na2CO3, NaHCO3 विरंजक चूर्ण आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जैसे NaCl एक्वस में गुण H2 तो 2NaH एक्वस में Cl2 गैस H2 गैस में। यह श्वेत चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक 591 केल्विन है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है। यह प्रबल क्षार है। अपने अम्लीय जलीय विलयन में आयनित रूप से
Na+OH- के रूप में रहता है। ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं और उपयोग साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट के धातु क्रम में उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। वसा तथा तेलों के निर्माण में काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में उपयोग होता है। उसके बाद आता है विरंजक चूर्ण CaCO2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। CaOH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CL2CO Cl2H2O। और इसका जो गुण है वो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठंडे जल में विलेय है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, जैसे COCl2 H2SO4 CaSO4 H2O Cl2। तो COCl2 2HCl CaCl2 H2O तो Cl2 गैस निकलती है। पांचवा है विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन OH नवजात ऑक्सीजन निकलती है। यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकार्य की तरह व्यवहार करती है। जैसे प्रक्रिया दी गई है नीचे Cl2H2O तो 2CH2 नवजात परमाणु ऑक्सीजन निकली है। रंगीन पदार्थ तो रंगहीन पदार्थ बनता है और नवजात ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद उपयोग विरंजक उद्योग में वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने, बेक करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। जैसे भी NaCl H2O CO2 NH3 मिलाकर अमोनियम क्लोराइड बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 CO2 H2O 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर उसके गुण क्या है ये देखिए, ये गुण है। तो यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। जल में अल्फ विलेय है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये विक्रिया दी गई है कि 2NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 H2O CO2 निकला है। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, एंटासिड के रूप में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है धावन सोडा Na2CO3 10H2O। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। एक अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा प्राप्त होता है। इसमें देखिए 2NaHCO3 को गर्म कर रहे हैं तो Na2CO3 H2O CO2 गैस निकल रही है। Na2CO3 10H2O क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं तो Na2CO3 10H2O। उसके बाद गुण है
यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। Na2CO3 10H2O 373 केल्विन से अधिक है। Na2CO3 10H2O। फिर उसका उपयोग है धुलाई व सफाई में। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इसे POP कहते हैं। जिप्सम है वो है CaSO4.2H2O को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। जैसे यह है जिप्सम और बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 393 केल्विन है। POP का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है, मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। ये गुण है श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। ये POP तो जिप्सम बना है। फिर उसके उपयोग, इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, चढ़ाने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां आदि सजावटी सामान को बनाने में, अग्निसह पदार्थ के रूप में किया जाता है। उसके बाद आता है साबुन एवं अपमार्जक। डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करने वाला। साबुन तथा अपमार्जकों का अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है साबुन। सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक, पामीटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। यह वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ये देखिए आपके सामने विक्रिया है। ये उच्च वसीय अम्ल है। ये 3 आयनियों से साबुन बना, ये ग्लिसरॉल बना है साथ में। इस क्रिया में प्राप्त साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने से अलग हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन की जल में विलय होते हैं। इनमें भी पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं। इन्हें शेविंग, शैम्पू आदि बनाने में काम लेते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता है। कठोर जल में कैल्शियम Ca+2 तथा मैग्नीशियम Mg+2 आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन Na+ को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं। अंततः सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान के लिए अपमार्जकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपमार्जक। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कार्य करते हैं, अतः अपमार्जक सफाई के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। अपमार्जक है वो सोडियम एल्किल सल्फेट है, ROSO3, तो इसमें Na+ में है, तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट में
یہ ऐसे होते हैं माइनस या Na प्लस में आगे होते हैं। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के अपमार्जक पाए जाते हैं। यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन Na प्लस, कैल्शियम आयन Ca+2 या मैग्नीशियम आयन Mg+2 से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। ये सल्फोनेट्स जल में घुलनशील होते हैं, अतः साबुन की तरह अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार सफाई की क्रिया में बाधा नहीं आती है। इन संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते। यदि आर समूह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित हो तो इनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन या निम्नीकरण आसानी से होता है। अतः लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अपमार्जकों की क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी मिलाए जाते हैं। साबुन एवं अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर की जाती है। मिसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्रिया साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीयरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। यह C17H35COO C17H35COO -Na+ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। RCOO तो RCOO -Na+। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी और ध्रुवीय भाग जल स्नेही। यह कार्बन पूंछ आज जो कि जल विरोधी होती है तथा ध्रुवीय सिरा जो कि जल स्नेही होता है बनाते हैं। ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है। इसे मिसेल कहते हैं। ये चित्र है आपके। अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील है, परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को अलग करता है तथा जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर घेर कर मिसेल बन जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच जाती है। ये देखिए चिकनाई की बूंद के चारों साबुन के आयन। यह है मिसेल प्रयोग। ये साबुन के द्वारा गिरी चिकनाई की बूंद मिसेल है। सभी मिसेल ऋणावेशित समान आवेशित होते हैं, अतः अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है आरएनएस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल तथा जो OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। दूसरा है कि ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन दाता क्षार तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। लवण के क्रिस्टल में कभी कभी क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य pH से मापी जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ तथा ऋणात्मक लॉगरिथम pH कहलाता है। विलयन की pH 7 होने पर उदासीन
pH कम होने पर 7 से कम होने पर अम्लीय और pH 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय। दैनिक जीवन में कई सारे यौगिक काम आते हैं, जैसे NaCl, NaHCO3, Na2CO3, .10H2O, CaOCl2, CaSO4, .12H2O साबुन तथा अपमार्जक सफाई का कार्य करते हैं। इनका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकारों से होता है। ये मिशेल निर्माण द्वारा सफाई का कार्य करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है। चाय का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है। लिटमस अम्ल विलयन को रंगीन कर देता है। लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो क्या कहेंगे अपन पढ़ाया देखो, ये क्वेश्चन है। अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत की। पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक होती है? तो इसमें है H+। ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं। और ये हमने पढ़ाई था कि क्या करता है, देखिए क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी तो पीएच 7 तो अम्लीय होगा। हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस मात्रा में होती है? तो अम्लीय में। ये देखिए, ये कहाँ पर है, देखिए ये देखिए। ये देखिए, दे रखा है ना। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। क्या कह देता है? अग्निशामक यंत्र बनाने के निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। धावन सोडा होता है। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? साबुन कार्य करता है। मिशेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। प्रोटॉन H ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं।
लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक। प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक कहलाते हैं। उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं? पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जाता है? अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? पीएच में पीएमएस किसको सूचित करते हैं? हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे? सोडियम के 2 लवण का नाम लिखिए। लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें। साबुनीकरण किसे कहते हैं? अपमार्जक की क्या विशेषता है? हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? जैसे ये न्यूमेरिकल सा पूछ लिया जाता है, देखिए कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है, तो विलियन का पीएच में मान बताना है। तो विलियन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा कि पीएच बराबर -log 10 क्या होगा 1 × 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 10 log 3। ये यहाँ पे log दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? log 10 का मान क्या होता है? 1। तो पीएच से क्या हो गई? अम्लीय होगा। जो 7 से कम कम होगी, मान तो 7 से कम आएगा इसका। सापुना अपमार्ग संघ में अंतर बताइए। आर्यनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा लिखिए। पीएच किसे कहते हैं? अम्लीय व क्षारीय विलयनों की पीएच परास को स्पष्ट करें। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्या होता है जब दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है? रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों को साफ नहीं किया जाता। एक यौगिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस भी निकलता है। गैस भी जलाने पर फट फट ध्वनि के साथ जलती है। ए व बी का नाम बताइए तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है, ये आनी चाहिए आपको, ऊपर पढ़ा है। ब्रोस्टेड लोरी तथा लुईस के अनुसार अम्ल व क्षार को स्पष्ट करने, पीएच के सामान्य जीवन में उपयोग बताने, निम्नलिखित के नाम बनाने की विधि व उपयोग, जैसे NaOH, NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaO, Cl2, CaSO4, हाफ H2O, मिसेल कैसे बनते हैं? और ये आपके आंसर नीचे दिए गए हैं। देखिए आपके जो ऊपर आए बदे से पढ़े हैं, उनके ये बदे से के आंसर दिए हुए हैं, तो ये देख लेना आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।